स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े नामों की जब चर्चा की जाए तो सबसे टॉप पर जो नाम आता है वो है रमेश दमानी का। और रमेश दमानी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। गेट रिच की सेकंड सीरीज़ के पहले एपिसोड में आज हम शुरुआत करेंगे रमेश दमानी जी के साथ। रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस शो में हिस्सा लेने के लिए। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपके शो में आने की, और आपने बहुत तारीफ़ की। थैंक यू सो मच। रमेश जी, आप एक अनएडल्टरेटेड बोल रहे हैं और काफ़ी टाइम से आपने एक व्यू रखा है कि इस मार्केट में रिटेल बहुत पैसा बनाएगा। आपको खुशी होगी कि इस बार वाकई में रिटेल ने बहुत पैसा बनाया मार्केट में। या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने बनाया है। अनफॉर्चुनेटली जो सेबी की जो रिपोर्ट आई थी अभी 1-2 दिन पहले, वो बोल रहे थे कि रिटेल पब्लिक हु हैज़ गॉन प्राइमरली इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हैव लॉस्ट मनी। उनके हिसाब से 90% हैव लॉस्ट मनी, विच इज़ अबाउट अ करोड़ ऑफ पीपल। 50,000 करोड़ रुपया नुकसान किया उन्होंने। 50,000 करोड़ रुपया उसने किया। 50,000 करोड़ रुपये में could buy the complete Tata Elxsi or companies like Biocon. That is the amount of money they lost. So it is bittersweet. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन प्रोस्पेरिटी में इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आई फील अ बिट सैड दैट पीपल आर playing in the F&O market without understanding the market. And according to the stats, they lost 50,000 crore rupees. रमेश जी, आप इतने सालों से मार्केट में, आपके टाइम पे भी जब आप यंग थे तब भी ट्रेडिंग होती थी, ऑब्वियसली तब रिंग ट्रेडिंग होती थी। ट्रेडिंग में ऐसा क्या एक चस्का जब आपको दिख रहा है कि इन्वेस्टिंग में इतना पैसा बन रहा है और ट्रेडिंग में पैसा लूज हो रहा है, फिर भी क्यों लोग फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं? आई थिंक लोगों को भरोसा नहीं आता है कि एक्चुअली एक शेयर बाज़ार, आप देखिए जो इंडिया में जो कांड हुए थे 92, 93 या 2000 में कांड, दे वर ऑल डन बाय पीपल हु बिलीव्ड इन ट्रेडिंग, नॉट पीपल हु बिलीव्ड इन इन्वेस्टिंग। जो हम इन्वेस्टर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस आता है, रिजल्ट्स आता है, शेयर प्राइस बढ़ते हैं। द अदर बिलीव कि हम लोग खाली भाव बढ़ा सकते हैं हमारे खुद के लेने से, या फिर कोई संस्था को दिला देंगे शेयर तो अपने आप बढ़ जाएगा शेयर। दैट इज़ रॉन्गली मिसप्लेस्ड। द इंडियन मार्केट इज़ कंपाउंडेड एट 16-17% over the last 30-40 years. So people जो इक्विटी लिए हैं और इक्विटी रखे हैं, उनके यहाँ तो लक्ष्मी और धन बरसा है in this bull market. I think the people don't understand. वो एक थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, कि जल्दी पैसा बना, आज मजा किया, आज 25,000 की गोली बन गई, बाहर जाते हैं, खेलते हैं, मजा करते हैं, and they don't realize कि in a bull market 25,000 रुपया बनाने की जगह you could make 200-500 times your money. And I think it's a lesson that smart investors have learned. Some haven't learned yet. एक आपकी कहानी जो आप सुनाते थे कि आपके बेटे के बर्थडे पर वो कहानी काफ़ी वायरल होती है, तो अब क्या आप भी जब कभी किसी के बर्थडे में जाते हैं तो क्या आपने भी ये स्टार्ट किया है कि गिफ्ट की जगह शेयर देना शुरू कर दीजिए? कभी कभी देता हूँ. इट्स नॉट ईजी बिकॉज ऑफ द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज एंड ऑल दैट, बट मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि ये पैसे अपने बच्चों के लिए शेयर ले लो. ये अप्रिशिएटिंग एसेट्स हो गए, कभी कुछ बढ़ सकता है, या डिप्रिशिएटिंग एसेट्स जो कपड़े खिलौने वो तो ज़ीरो होने वाले हैं. ऑफ कोर्स किड्स रिक्वायर सम ऑफ दीज, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, but you should also have one hat for long-term investing, which I'm doing. I have 2 grandchildren, Anuj, you'll be happy to know, Veer and Arna, and as their proud dadu, I started investing for them long-term, things that will mature in 5, 10, 20 years time when they are reaching adulthood. उनको पता है कि दादू कर रहे हैं हमारे लिए? नहीं, उनको कोई वो 7 और 5 साल के तो कुछ समझते नहीं है, but it's an academic exercise I've done. I wish I'd been able to do it for my son. We didn't do it, but I'm trying to definitely do it for them. I think my grandson one day called me and he said, "Dadu, you don't work." I said, "What do you mean?" He said, "आप तो दिन भर पेपर पढ़ते रहते हैं ऑफिस में बैठ के." मैं बोला, बेटा तेरे को मालूम पड़ेगा आगे जाके. But he's still young. By the time he's 17, he'll understand. उसको नहीं पता कि अभी कितने पापड़ बेले हैं, तब जाकर ये पोजीशन आई है. आपके बेटे के पास वो शेयर्स अभी तक पड़े हैं? बाय द वे, वो जो गिफ्ट वाली स्टोरी थी जो HDFC Absolutely, वो शेयर्स आपको बता दूं, HDFC बैंक थे, एंड उस टाइम जब मिले थे 25,000 की वैल्यू थी उसकी, और अभी तो कई करोड़ की वैल्यू हो गई उसकी, और अभी तक पड़े हैं उसके पास. सो जस्ट इमेजिन 200 other guests who came, gave him toys, clothes, which all became, we've forgotten what he's gotten. But those shares still remain with us. They're almost a priceless legacy, and something that we always remember the wise friend who gave it to us. So, to repeat through your podcast, Anuj, always when you're young, invest in appreciating assets. जो चांस है बढ़ने का, as opposed to depreciating assets. Because appreciate करके कुछ बन सकता है लाइफ में. इक्विटी की क्या यहाँ से भी अप्रिशिएटिंग एसेट क्लास है? अब हम इस समय बुल मार्केट की कौन से स्टेज में हैं? क्योंकि बहुत बड़ी बुल मार्केट हमने पिछले 4 सालों में, शायद कोविड के बाद से इस
इस रन की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले भी हमने एक अच्छा खासा बुल रन देखा था। इस समय हम किस स्टेज में हैं रमेश जी? Anuj, first of all, in my opinion, I'll tell you because it's a personal story. ये bull market चालू हुआ था 2019 में, when Nirmala, in fact, exactly 5 years ago, when Nirmala Sitharaman came and announced the corporate tax rate cut, as you said, and the market went up with a 1,000-point gap, 5% gap that particular day. कोविड में आके नीचे वापस टेस्ट किया था, but रुका नहीं, वापस बढ़ गया उधर. So broadly, we've doubled in 5-6, doubled a bit more than that in the last 5 years on the Nifty or the Sensex, however you will out there. So the question is, can you still make money? I think market is, bull markets have length. Bull market कोई permanently चलता नहीं है, कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाता है. कोई भी bull market कहीं ना कहीं जाके रुकता है. कभी कभी 20-30 साल वापस भाव नहीं आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जापान हैड अ बुल मार्केट, फिर 30 साल भाव नहीं आया. थाईलैंड, आई हैव जस्ट सीन द मार्केट charts of Thailand. For 30 years, they haven't reached the new highs that they reached in the 80s. So markets, we are very lucky, we're very blessed. Unlike China, Thailand, Japan, who haven't had new highs in almost a generation, investors, Indians have constantly seen new highs in the market out there. So very blessed. Having said that, it just seems to me that the market is now transitioning from mid caps to large caps. Leadership has shifted in the market. And typically, if you have a very ferocious rally from this point, that would signal some sort of, ending of the bull market. कोई melt up अगर हो गया तो it is melt up. It's not happened yet, but I'm saying very cautious when a large caps go up and they go up very ferociously. It's always time to be alert. और मेरे को जो लगता है ये जो K-pop के जो shares आने हैं, Hyundai, Samsung, they'll all start coming with IPO soon in India because they're getting such valuations in India. So why won't they encash it out there? That will suck up a lot of market liquidity from the secondary market. And that would be kind of a warning sign of trouble ahead. But as things remain, जो मैंने 40 साल में सीखा है, क्या सीखा है? Remain invested in high quality businesses. Maybe change the portfolio from here and there, but remain invested. इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप में, लेकिन क्या आप अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में हैं? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप प्रून कर रहे हैं? क्या लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अब? थोड़ा मैंने किया है, lightened up on the mid cap because I'm basically a small cap mid cap investor. Yes. जैसे मेरे पुराने दोस्त राकेश जी बोलते थे that you want to buy mid cap companies that become large caps as opposed to just buying large caps. So but the valuations ही थोड़े stretch लग रहे हैं मेरे को. So we have sold some and trying to transition into large caps. राकेश जी की याद बहुत आती है वैसे, है ना? अरे कोई दिवाली उनके बिना मज़ा नहीं आता है. अभी 2 साल हो गए उनको एंड इट जस्ट जो उनकी महत्व की बात है अनुज, दैट पीपल really need to understand that he started with a few thousand rupees, and if you look at his career of how much he started with and what he made, he's compounded in dollar terms. In dollar terms, I think greater than 40%, which I think is a Guinness Book of World Records. I don't think, in fact, I know Warren Buffett has not compounded more than 20-21% over a 40-year career. Unfortunately, life cut him short. Otherwise, he would have kept on setting records of creating wealth generation. I think sometimes you appreciate people only when they're not in present of you. And I really do miss him and appreciate his teachings. बिल्कुल. खैर कई दिन है जब वो जिस तरीके की बुल मार्केट चल रही है, आई थिंक राकेश जी का हमेशा भरोसा था कि ये इंडिया में इस तरीके की बुल मार्केट रहेगी. वो चिल्ला के बोलते थे एकदम. बिल्कुल, मुझे याद है. रिटेल इन्वेस्टर्स आएगा, इंडिया विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट. मुझे डांट दिया था एक बार उन्होंने, मुझे याद है. हाँ, डांटते थे वो, सबको भी डांटते थे. एंड इट वाज जस्ट, ही वाज राइट. आई मीन एक अच्छा किस्सा सुनाओ तो, एक कोई आदमी कभी थक जाते हैं उनके प्रेडिक्शंस करते करते, तो बोलते हैं ज़्यादा बोलता है, एग्जाम्पल. And then I was given the example of Muhammad Ali, the great boxer. And some critic wrote about him that if he delivers, he ain't bragging. मतलब जो prediction बोले थे वो सब सही हो गए. There's not bragging. That is just ahead of everybody else in the curve. Yes, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. एक चीज़ जिसने आपकी पिछले 2 साल में क्लियर कट एक आपको डिफरेंशिएट किया बाकी सबसे, वो था PSUs में इतनी बड़ी रैली को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और उसमें बड़ी बेट लेना, चाहे वो मजगांव डॉक हो, डिफेंस के बाकी स्टॉक्स हों, चाहे वो रेलवेज हो. ये इस साइकिल में जो PSUs में जो बुल रन आया, उससे रिटेल इन्वेस्टर क्या सीख सकता है, और आपने क्या सोचकर इन स्टॉक्स में इतनी बड़ी पोजीशन ली थी? I think what market rewards is, Warren Buffett has said it very well, Anuj, that in the short run, the market is a popularity machine. In the long run, it is a voting machine.
जो सबसे जो चाहते शेयर थे 5 साल पहले, बैंक्स ले लो, FMCG कंपनीज ले लो, वो चले ही नहीं 4 साल, बिकॉज यू आर बाइंग पॉपुलैरिटी। अरे ये सबको बोल सकते हैं मेरे पास XYZ शेयर है, ABC शेयर है, टेक्स शेयर, व्हाटएवर, बट जो रुपये की चीज़ 10 पैसे में मिल रही थी वो किसी देखना नहीं चाहता था। सो इन्वेस्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट अ शेयर बिकॉज इज अनलव्ड इज नॉट अ बैड शेयर। अपने की शेयर बाजार में द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रुपये की चीज़ 10 पैसे में 20 पैसे में खरीदने की, और वो शेयर अपने को रुपये की चीज़ 10 पैसे में मिल रही थी विद अ डिविडेंड यील्ड टू बूस्ट, with a very good dividend, and the earnings visibility is very clear on those shares. So I think investors should learn to think independently and value businesses. It's most important that you understand the valuation of the business. It's not very hard to do. लोग बोलते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ, कर सकते हैं. It's a matter of habit, understanding कि how is the market valuing this business. You don't buy a price, you don't buy past history, you value a business and buy it. तो आपने एक बार कहा था ना कि रुपए की चीज़ चवन्नी में मिलती है, लेकिन तब जेब में चवन्नी होनी चाहिए। तो खैर चवन्नी थी, बट पीपल वांटेड टू बाय व्हाट इज पॉपुलर। ये चला नहीं, 5 साल इसके नहीं लूंगा। अरे चला नहीं, उसका देयर इज नो रीजन टू बाय। व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, व्हाट आर द अर्निंग्स पावर, एंड आर यू गेटिंग इट विद द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड वी फेल्ट इन दोस शेयर्स वी वर गेटिंग इट एट दैट टाइम। अच्छा रमेश सर, लेकिन पिछले 3 महीनों में PSUs ने चलना बंद कर दिया। क्या अब ये ओवर ओन्ड हो गए इसलिए चलना बंद हुए हैं? एक्चुअली कई स्टॉक्स तो अब टॉप से 30-40% गिर भी गए हैं। तो बट व्हाट अ ग्रेट रन दे हैव हैड। आई मीन यू नो वो 30 गुना बढ़ गए, उसके बाद 20% घट गए तो घट गए। आई मीन देयर लॉट ऑफ अदर स्टॉक्स इन द PSU सेक्टर्स, इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर फॉर एग्जांपल, इन इंजीनियरिंग, इन कंस्ट्रक्शन, दैट स्टिल लुक्स गुड। I mean, no share goes up all the time. Everything corrects. So it's just, you know, it's a fallacy thinking. You know, everyone say, "Oh, I told you so," but you didn't tell me when the price was 200 and I could make 30 times the money. I mean, it just, you know, I think it's just. मतलब अभी भी यहाँ पे selectively काफी value है। I think PSU's bull market का जो leadership अभी भी PSU में, but the roles are transitioning. So I feel somewhere in the oil and gas sector, some in engineering, some in construction, will continue to do well. Power sector will continue to do well. ये हमारा जो शो है ये एक पॉडकास्ट फॉर्मेट है। इसमें मैं थोड़ी सी आपकी जर्नी की भी बात करता हूँ। जब आपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी, क्या सोचकर शुरुआत की थी, और क्या तब आपको पता था कि आप एक समय पर इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक बन जाएंगे? मतलब क्या वो ट्रांजिशन फेजेस रहे थे? It's very kind of you to say. I think respectfully I would not call myself. I think I'm a student rather than a leader in the markets. I've had great mentors, Anuj, so that has helped me out there. I imagine मैं जब शेयर बाजार में आया 88-89 में, index was 800, today it's 80,000. But who were the first 3-4 people I met? I met Rakesh Juniwala, I met R.K. Damani, I met Durgesh Bhai. All people whom if you'd met are India's Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch. So I was so lucky. I happened to meet the best investors of our generation in the first few days I came here. And my father was also from the stock market, so he kind of had his fundamentals great. Just to give you context, in the 60s and 70s, market बहुत छोटा था, बंद हो जाता, China war में बंद हो गया, Gold Control Act हो गया तो बंद हो गया था. But my father used to read, even at that time, magazine called Time and Economist. And he would understand companies like Nestle, which were Indian specialities at that time, KSB Pump, Honda. So he was very able to understand good businesses globally and able to buy them at that time. I think that influenced me a lot. And I think only maybe, I don't know, somewhere in 2000, 2005, I realized that the opportunity was so great ahead of me. So अगर आप मेरे को एक question पूछे कि रमेश, when you were in college, if you thought you would be here today, would you be happy or would you be sad? And I'd say if I was in college and you told me that I would be where I am, I would say not possible. I don't think it would happen out there. I would dismiss it out there. The fact of the matter is that I am far ahead of what I even dreamt of, luckily. Okay, but I'm equally unhappy with my life. And I'm unhappy not because in terms of money, but because the opportunity was so great ahead of me that I could encash only a part of it. Yes. And that's what bothers me, not any other part. But if you go to the Olympics, you want to win the gold medal. If you act in films, you want to win the Oscars. How do you consider yourself the best? If you can encash the entire opportunity. Bilkul. And I was not able to do that because of my own short-sightedness. But I hope
that the next generation that I mentor, my kids, my grandkids, will be able to take advantage of it. आपने एक बार कहा भी था कि आपने आई थिंक मैकडॉवल का एग्जांपल लिया था आपने कि शायद जब आपने उसको आइडेंटिफाई किया तब 100 करोड़ का मार्केट कैप था उसका, शायद 200 करोड़ का था मार्केट कैप, और आपको मतलब इन इफेक्ट व्हाट दैट मेंट वाज दैट इफ यू बॉट 5% of McDowell's, it would cost you less than the cost of flat in South Bombay, even at that time. Yes. 100 bottle McDowell की बिकी, 5 आपकी बिकती. In effect, you have to think like that. Yes. And the lesson that I had to learn from that is that एक ऐसी opportunity दिखती है आपको इंडिया में, then you have to back up the truck and buy it, which of course is very hard to do. It's easy for me to say in a podcast, लेकिन मुश्किल है करना. Am I getting better? Yes. Have I got there? No. The guys who are really good in that was, of course, the old friend Rakesh Jhunjhunwala. He could bet without fear. He was so convinced about his वो सीधा 5% स्टेक लेना जो 5, 10, 15 वो डरते नहीं थे. थोड़ा उनसे सीखने की जरूरी है कि when the stars align, you need to bet. और स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट से क्या सीखने की ज़रूरत है? जो आपने राकेश से तो आपने बता दिया कि ये पोजीशन साइजिंग, बिग बेट लेने की ज़रूरत है. राधा किशन दमानी जी से क्या सीखा फॉर एग्जांपल आपने? I mean, he's, in my opinion, one of the great listeners of the world. He's one of the great listeners of the world. मतलब it's such an important attribute. वो 10 आदमी बात करते रहेंगे, वो सुनते रहेंगे, वो अपना ओपिनियन कभी देंगे नहीं. मैंने फ्लेम में देखा था, मैं जब गया था फ्लेम में. Right, he's just an extraordinary listener, and he knows how then to evaluate the information that he gets, but also the integrity he brings to the marketplace. I've learned so much from him. He's almost like the elder brother I never had. बिल्कुल. अच्छा रमेश सर, स्टॉक मार्केट में अब यहाँ से अगर रिटेल को पैसा बनाना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? क्योंकि एक थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर तो लग ही रहा है कि मार्केट काफ़ी एलिवेटेड है, तो क्या यहाँ से रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करनी होगी हमको, या फिर जिस तरीके के रिटर्न्स पिछले 4 साल में मिले हैं वो आगे भी मिलते रहेंगे? Nobody knows that, Anuj. Nobody can say that, but people always ask me this question, and as I told you, the bull market started in 2019. 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 के इंडेक्स में. Everyone asks me this question, and here's my standard answer. The best time to invest in India was 1991, when Manmohan Singh stood up and gave the interim budget that liberalized and changed our country forever. The next best time to invest in India is today. You just got to invest. I mean, you cannot win unless you play this game. Okay, unless you're in the stock market, you can't win. You have to find businesses and hold on to good businesses. So try and find a good business. ऊपर नीचे it's a part, like it's not like a game of cards कि अभी पैक कर दिए, निकल गए बाहर, ब्रेक ले लिया. You have to remain invested in order to provide it. अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है या नहीं करना है? We try valuations. I mean, like I said, रुपए की चीज़ 20 पैसे में खरीदते हैं, पर रुपए की चीज़ अगर 2 रुपये बिकते तो अपन बेच देते हैं. If you think it is overpriced, fundamentally, not because market can overprice anything, it doesn't really matter, but हमको लगता है कि हमको धंधा ही नहीं समझ में आ रहा है. ये 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मेरे हिसाब से मैं 25,000 करोड़ नहीं दूँ उसके लिए. That time you take some money off the table out there. But the thing is, your entry criteria should be very strict. You want to buy great businesses at cheap costs. Exit, you can wait a little bit. अच्छा रमेश सर, आजकल ना इंस्टाग्राम का ज़माना है और मैं काफ़ी रील स्क्रॉल करता रहता हूँ. मुझे आपकी एक रील आई थिंक पिछले हफ्ते मेरे उसमें आई थी, फीड में आई थी, जिसमें आप एक सवाल पूछ रहे थे कि इंडियन बुल मार्केट का फादर कौन है, और उसमें फिर आई थिंक जॉर्ज फर्नांडिस का नाम डिस्कस हुआ था. तो वो स्टोरी जरा एक बार अगर हमारे व्यूअर्स को भी सुनाना चाहते हैं. आई मीन, हियर्स द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट. द बैकवाटर, जैसे आप जानते हैं अनुज जी, कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें. Then, if you remember, in 1977, Mrs. Gandhi was defeated and the Janata Party came into power. And the industry minister, if I'm not mistaken, at that time was George Fernandes, a known socialist. All right? So when he came, he was against MNCs. And he said, जो भी MNCs India में है, IBM, Coke, Lever, Nestle, they either dilute their shareholding below 40% or they leave the country. We are not going to allow them ownership. For whatever reason, socialism was the buzzword at that time. So what did companies do? IBM left India. But here's the good news. They promoted a company called CMC, which took over the business in the contract. CMC got listed, went from $20 to $2,000. So that's the great opportunity that we got. Lever decided to dilute its shareholding in favor of public offer. Colgate diluted it. Coca-Cola left India and went because they didn't want to get the C formula. But the companies that remained in India and diluted their shareholding gave us a great base of good companies to invest in.
And that led to this great bull run in 92. When India opened up, we were ready in the financial market. China ka struggle chal raha. China for 40 years didn't know what a stock market was. For them to understand it and have good companies took years and years to rebuild out there. India always had this universe of good companies. Why did they have this universe? Through the accidental reasons of George Fernandez telling them to get out of the country. So in a manner of speaking, a lot of old timers हमेशा बोलते हैं कि father of the Indian stock market was George Fernandez. But the guy who also taught me that how compounding works was an old man who was no longer there called Chandrakant Sampath. Yes. He is the guy who was actually come to my office and tell me कि something growing at 20%. And I was an MBA, mind you, and he was an MBA. And yet he was able to teach me this most important lesson in the stock market. That money is made through compounding, through waiting, through sitting through a high quality business. There are no tax consequences, no friction of buying and selling. We just hold on, you'll make a ton of money. And I think I would give him a lot of credit for understanding long-term investing. हमारे टाइम जोन में भी हम शायद, या हमारी लाइफ लाइन में भी टाइम में भी हम ऐसी कोई टर्न अराउंड कुछ शायद देखने को हमें भी मिले, क्योंकि ये तो जब हुआ था तब तो मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, तो शायद मुझे भी कुछ देखने को मिले यहाँ पर. Anuji, I've asked this question to many senior people in the market who have 40-50 years experience, and the question goes as this: what is the best decade to invest in the Indian market? Was it the 80s? Was it the 90s? Was it 2000? Was it 2020? And uniformly, all the old timers tell me 90s. The best decade to invest in India is the next decade. Okay, the future is brighter than the past. हम लोग इतने पैसे बनाए हैं. I used to feel the same way in the 80s when I came back. ये लोग पैसे बना चुके, ACC के सट्टे में बना चुके, IT से बना चुके, अब मेरे पास क्या opportunity? वो तो कुछ थी नहीं opportunity the next 40 years में मालूम पड़ी. यही जो opportunity we'll see in the next 10-20 years, it'll be the age of entrepreneurship in India. There'll be so many changes in energy, so many changes in technology, that there are entrepreneurs, even in an advanced country like America, you say that America में कहाँ opportunity मिलती है. In the last 20 years, you got Google, you got Facebook, you got Absolutely. Nvidia, you got so many Tesla, you got so many companies out there. So opportunity is always there. सब young entrepreneurs ने बिल्कुल. As we go through capitalism, it requires change, death, and rebirth. Okay, and people who understand that will continue to profit from it. तो इंडिया में आपको लगता है अगले 10-20 साल में काफी एंटरप्रेन्योर्स आएंगे? 100%. There's absolutely zero doubt in my mind. There's absolutely zero doubt. It'll be good time for stock market. It'll be good time for investors, and it'll be good time for entrepreneurship in India. I think democracy almost demands that. As the best example is that whether you look in the America S&P 500 or look in the Sensex 30, look at where they were in 1980 and look at where they're 2040, 50 years later, 60 years later. Most of the components have left. They're new companies, new blood, new ideas. So like in life, in stock market, best is yet to come. I would think so, Anuj. I would definitely think so. I'm hopeful. So I may not live to see another 10-20 years of what's happened in the stock market. But if you ask me, I feel that the investing for the next 30 years is as much fun as it was the last 30 years. And as Warren Buffett said, that if he could have a pill to live longer, he'd give up a large part of his money, but he would retain his, wisdom and his health. So he could continue to invest and see the great Indian experiment what happens. नहीं रमेश सर, आप की हेल्थ बहुत शानदार है और एकदम फिट हैं आप, और मैं चाहूँगा कि अगले 20-30 साल तक आप ऐसे फिट रहें और हमारे साथ इस तरीके से ज्ञान बांटते रहें. थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. इस शानदार नोट पर इस एपिसोड को आज हम यहीं ख़त्म करेंगे. और रमेश जी, बहुत मज़ा आया आपसे आज बात करके. Thank you, Anuj. It's always a deep honor to be with you. थैंक यू.